ठीक है, तो मैं आपको यही बता रहा था कि देखें यहाँ से हम इसको जब इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx, x के रिस्पेक्ट से, यहाँ dx होगा, तो यहाँ से तो आपने देखा कि m से ये कैंसिल हो जाएगा मार्जिनल से, और ये कॉस्ट फंक्शन आ जाएगा यहाँ पर नीचे। और इसका आप किस तरह से, वही आपको पावर रूल मैंने बताया था, x का डेरिवेटिव dx बराबर में मौजूद है, तो इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे 1 + 1 2 और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से इसका ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ 100 अपनी जगह वैसे ही, और ये d से 100 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 100 dx आ जाएगा। 100 dx में से d और इंटीग्रेशन आप इसमें कैंसिल हो जाएंगे, तो x रह जाएगा 100x प्लस 100x प्लस c। अब हमने बता दिया आपको कि कॉस्ट, टोटल कॉस्ट 40,000 के बराबर थी, ताकि हम फंक्शन निकाल सके। तो ये जो cx लिखा हुआ था, इसको हमने 40,000 से यहाँ रिप्लेस कर दिया, 40,000। ठीक है, जब हम यहाँ 40,000 रिप्लेस करेंगे तो उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 40,000 यहाँ पुट करने के बाद जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको जब इधर ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये 100x इस तरह से, ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। और x की वैल्यूज़ भी हमें पता है, यहाँ 40, यहाँ हम पुट कर रहे हैं 40,000, और x की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, x की जगह हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं 100। तो c इसकी और x की वैल्यूज़ जब पुट करेंगे हमारे पास, तो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, जो कि डेफिनेट इंटीग्रल में तो हमारे पास पता चल जाता है, इनडेफिनेट इंटीग्रल में जहाँ लिमिट नहीं दी होती वहाँ c + c की फॉर्म में लिख रहे होते हैं, क्योंकि कांस्टेंट की इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही होती। तो यहाँ से हमारे पास कांस्टेंट की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कांस्टेंट, जब x की हम यानी नंबर ऑफ यूनिट 100 प्रोड्यूस कर रहे हैं, कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट जबकि नंबर ऑफ यूनिट्स हम 100 प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस टाइम जो है वो हमारे पास 40,000 यूनिट्स आ रहा है। तो अगली दफ़ा जब हम इसका फंक्शन लिखेंगे तो cx x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 100x, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस c जहाँ लिखा हुआ है यहाँ हम 40,000 पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा इस तरह से। ये देखें हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। कॉस्ट ये हमने c निकाल दिया था, ठीक है, और c निकालने पे हमारे पास जो है, जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया 25,000, और यहाँ हमने पुट कर दिया c की वैल्यू। ठीक है, ये कैसे हमें पता चली c की वैल्यू, देखें हमने यहाँ पे और यहाँ पे जो 2 जगह हैं मैंने आपको बताई, यहाँ पे एक जगह हमने 100 पुट किया और एक जगह 40,000। देखें c ऑफ 100x की जगह हमने 100 पुट किया, और 6c ऑफ x की जगह जो है हमने पुट किया 40,000। फिर हमने इधर इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास c की वैल्यू आई 25,000। तो हमने क्या करना है, जो ऊपर फंक्शन दिया था ये x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 100x, इसमें c यानी कि कांस्टेंट, फिक्स कॉस्ट नहीं पता थी। कॉस्ट जब आपको पढ़ाई थी पिछले लेक्चर में भी बताया था, तो 2 तरह की कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। ये पोर्शन तो वेरिएबल कॉस्ट है जो कि फंक्शन में वापस आ गया। फिक्स कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं आई क्योंकि फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो डेरिवेटिव लेते हुए कांस्टेंट की इन्फॉर्मेशन हम नहीं डिस्कस करते, क्योंकि जो चीज़ कांस्टेंट होती है उसके अंदर चेंज नहीं आता, इसलिए चेंज में उसको नहीं लाते। तो ये जो सी था, जो फिक्स कॉस्ट थी, उसको निकालने के लिए उसने कुछ वैल्यूज़ दी थी कि भाई अगर 100 यूनिट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फिक्स कॉस्ट 40,000 आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से उसने फिक्स कॉस्ट हमें पहले से दी हुई थी, वो हमने यहाँ पुट की, इसको सिंप्लीफाई किया। देखें 100 का स्क्वायर, फिर 40 यहाँ पुट किया, 100 इंटू 100 सिंप्लीफाई किया, सी की वैल्यू आ गई 25,000। तो अब क्या करेंगे, जो फंक्शन था ये पूरा, इसी में प्लस सी की जगह यहाँ 25,000 लिख देंगे, 25,000, तो हमारा ओरिजिन पूरा फंक्शन आ जाएगा और आंसर आ जाएगा। और यही हमें चाहिए था, कॉस्ट फंक्शन, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से जब कभी भी हमारे पास मार्जिनल की चीज़ें दी होंगी, हम उससे जो है वो निकाल सकते हैं क्या चीज़ें। जब भी कभी हमें मार्जिनल चीज़ें दी होंगी तो हम उससे ओरिजिनल फंक्शन यानी टोटल कॉस्ट फंक्शंस निकाल सकते हैं, चाहे वो मार्जिनल कॉस्ट हो, मार्जिनल प्रॉफिट हो, या मार्जिनल रेवेन्यू हो। ठीक है, आगे फर्दर हम चलते हैं इस पर।
अगली दफ़ा हमें इस क्वेश्चन में मार्जिनल रेवेन्यू दिया हुआ है, आप अगर देखें गौर से मार्जिनल रेवेन्यू का फंक्शन दिया हुआ है, रेवेन्यू निकालेंगे तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे, अब थोड़ा सा डायरेक्ट करना शुरू कर दें, अब आप सीनियर हो गए हैं, आपने ये चीज़ें सीख ली हैं, अब आखिर की तरफ आप जा रहे हैं बिजनेस मैथ्स की। तो 50,000 का जब इंटीग्रेशन लेंगे तो 50,000 के साथ एक क्या आ जाएगा, एक्स का साइन आ जाएगा, और जहाँ माइनस एक्स लिखा हुआ है अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसके ऊपर 1 + 1 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो ये देखें, ये रेवेन्यू फंक्शन आ गया और प्लस का सी। अब अगर हमें इन्होंने कुछ बताया था क्वेश्चन में तो ठीक है, और अगर नहीं बताया तो फिर हम उसको देख लेंगे। हमें इन्होंने क्या इन्फॉर्म किया था कि जब टोटल रेवेन्यू ज़ीरो था, जब कोई यूनिट नहीं प्रोड्यूस कर रहे थे तो टोटल रेवेन्यू भी ज़ीरो था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेवेन्यू के फंक्शन में कोई कांस्टेंट वैसे भी नहीं होता। रेवेन्यू का फार्मूला होता है प्राइस, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी। तो वो तो जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं, मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस, क्वांटिटी ऑफ सेल जितने जैसे बढ़ाते जाते हैं मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो इतने से रेवेन्यू बढ़ता जाता है। लेकिन उसके साथ कोई कॉस्ट नहीं होता। अगर आपको चैप्टर 5 जाके देखिएगा, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो, कॉस्ट के अंदर फिक्स कॉस्ट यानी कि कांस्टेंट कॉस्ट का फंक्शन होता है, पार्ट होता है। रेवेन्यू के अंदर आर इज इक्वल टू प्राइस, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्यू या मल्टीप्लाई बाय एक्स, क्वांटिटी होती है, उसमें कांस्टेंट होता ही नहीं है वैसे भी। तो इसलिए उसने बताया कि जब आप जीरो जो है वो इफ टोटल रेवेन्यू इक्वल टू जीरो व्हेन नो यूनिट्स आर सोल्ड, कोई यूनिट नहीं बेचेंगे तो तो रेवेन्यू भी नहीं जनरेट होगा, तो कांस्टेंट होता ही नहीं है, कांस्टेंट की वैल्यू जीरो होती है। तो सी की जगह आप जीरो पुट कर दें, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका जो ये 5,000 सी लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेवेन्यू के फंक्शन में। 50,000 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपका आउटपुट भी रिजल्ट भी आएगा। ठीक है, तो ये देखें रेवेन्यू जो यहाँ आ रहा है प्लस सी के साथ, उस सी को हटा भी दें तो वही टोटल रेवेन्यू भी होगा, क्योंकि आपके पास जीरो वेरिएबल, अगर वेरिएबल कॉस्ट जीरो कर दें, मतलब जीरो यूनिट सेल कर दें, एक्स का मतलब है जीरो यूनिट, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें, जीरो जीरो डिवाइड बाई एनीथिंग जीरो, तो आर की जगह ऑटोमेटिकली ये माइनस प्लस जीरो उधर जाके जीरो हो जाएगा, तो कांस्टेंट की वैल्यू ऑटोमेटिक जीरो हो जाती है। ठीक है, 18.1 एक्सरसाइज आप लोगों को मैंने प्रैक्टिस के लिए पहले भी कही थी, दोबारा कर लीजिएगा। ये देखें, इसके साथ सिंपली सॉल्व कैसे करना है, जहाँ जहाँ फंक्शंस लगे हुए हैं इनके साथ इंटीग्रेट कर दीजिएगा। एक्स का फंक्शन है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दीजिएगा, इस तरह से ये सॉल्व हो जाएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 80x प्लस सी। इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 80x प्लस सी। आगे चल के इन फंक्शंस में आप लोगों को जो है वो, ठीक है, आगे चल के इन फंक्शंस में उसने आपको फर्दर थोड़ा सा डिटेल फंक्शंस दिए हैं, लॉग के फंक्शंस दिए हैं, तो डेरिवेटिव आपको सिखाया हुआ है, एंटी डेरिवेटिव भी लॉग का और एक्सपोनेंट का मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था, तो आप उस तरह से कर लेंगे। ये 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51, 52 एंड 53 एग्जाम्पल से के जैसी मैंने डिस्कस की हैं, तो असाइनमेंट रजिस्टर में ऊपर से 5 सवाल कर लीजिएगा 1 से 50 तक अपने असाइनमेंट रजिस्टर में, और क्वेश्चन नंबर 51, 52, 53 इनको ज़रूर कर लीजिएगा। ऊपर जो एग्जांपल्स कराएंगे बिल्कुल वैसे ही एग्जांपल है, मार्जिनल रेवेन्यू की एग्जांपल है। देखें यहाँ पे आ जाएगा, इसका रेवेन्यू फंक्शन आ जाएगा जो आपके पास 40,000 एक्स माइनस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। जब 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, तो टोटल आंसर आ जाएगा इसका आपके पास कुछ यूँ, ये 40,000 के साथ x लग जाएगा और यहाँ 2 रह जाएगा, 2x स्क्वायर, क्योंकि नीचे भी 2 आएगा, 2 से 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो 2 ऊपर रह जाएगा, 2x स्क्वायर, ये प्लस सी। फिर आप कांस्टेंट है और रेवेन्यू का फंक्शन है तो कांस्टेंट होगा ही नहीं इसका ज़ीरो, तो यही फंक्शन होगा, प्लस सी भी हट जाएगा, तो ये तरह पोर्शन जो है ये आपका रिजल्ट में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मार्जिनल कॉस्ट का है और फिर एक प्रॉफिट का है। तो प्रॉफिट में भी आपके पास उसी तरह से होगा और कॉस्ट में भी उसी तरह से होगा जैसे मैंने बता दिया है, क्योंकि प्रॉफिट कोई